वेलकम बैक एवरीवन। चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी टॉप 500 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का ये पार्ट 6 है। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। होप सो आपको वीडियोज़ पसंद आए हों। सीडीपी के ये क्वेश्चन सभी टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने की खातिर आंतरिक रूप से प्रेरित होने को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। यानी जो एक शिक्षक है वो अपने छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहता है तो उन्हें कैसे वो प्रोत्साहित करेगा। ए है चिंता और भय उत्पन्न करके, बी है प्रतिस्पर्धी परीक्षण देकर, सी है व्यक्तिगत लक्ष्य और उनकी महारत स्थापित करने में उनका समर्थन करके, डी है टॉफ़ी जैसे मूर्त पुरस्कार देकर। तो यदि शिक्षक छात्रों को आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहता है तो चिंता और भय उत्पन्न नहीं करेगा, न ही उनके बीच कंपटीशन को बढ़ावा देगा, न ही उन्हें टॉफ़ी जैसे मूर्त पुरस्कार देगा, बल्कि उन्हें आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए जो उनका इंडिविजुअल एम है, उनका व्यक्तिगत लक्ष्य है, उसको पूरा करने और उन्हें महारत हासिल करने में उनका समर्थन करेगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। ए सीखने के लिए ताकि वे जिज्ञासु बन जाएं और खुद के लिए सीखने से प्यार करें, बी है याद रखने के लिए ताकि वे याद में अच्छे बन जाएं, डी है कि दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके ताकि वे शिक्षक का सम्मान करें, डी है प्रदर्शन करने के लिए ताकि उन्हें परीक्षा वर्ष के अंत में अच्छे अंक प्राप्त हों। तो एक प्राथमिक कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक छात्रों को प्रेरित करने के लिए उन्हें सीखने के लिए जो लक्ष्य बनाएगा वो ये बनाएगा कि जो छात्र हैं वो जिज्ञासु बन जाएं और खुद के लिए सीखने से प्यार करें। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सीखने के लिए ताकि वे जिज्ञासु बन जाएं और खुद के लिए सीखने से प्यार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है। यानी कौन सा एक अभ्यास का उदाहरण है। लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्तिगत शिक्षा, प्रतियोगी कक्षा। तो एक प्रभावी स्कूल अभ्यास का उदाहरण है व्यक्तिगत कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत बताता है कि विकास कैसे आगे बढ़ता है। ए विशिष्ट कार्यों के लिए सामान्य, बी है एकीकृत कार्यों के लिए विभेदित, सी है सिर से पैर तक, डी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में। यानी जो सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत है वो विकास को की कैसी प्रक्रिया को इंगित करता है, यानी कैसी प्रक्रिया को की ओर संकेत करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिर से पैर तक। विकास की जो दिशा के सिद्धांत है वो दो हैं। एक है सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत जिसमें बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत के अनुसार। और जो दूसरा होता है वो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल थियरी जो होती है। जो प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत होता है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे का विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी सेंटर टू पेरिफेरल होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत होता है उसमें बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल थियरी होती है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का विकास जो होता है वो सेंटर से बाहर की ओर होता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले उसके आंतरिक अंगों का विकास होता है, फिर बाह्य अंगों का विकास होता है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सिर से पैर की ओर। सेफेलोकॉर्डल सिर से पैर की ओर और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है
वो केंद्र से बाहर की ओर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में ये पूछा जाता है कि जो सिफेलोकॉर्डल है सिद्धांत है वो किस ओर संकेत करता है, यानी किस विकास का की दिशा का कैसा किस दिशा का को इंगित करता है, यानी किस दिशा का बोध कराता है। तो इसमें जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी पहले सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे बच्चे के पैर की ओर विकास, पैर की ओर के जो अंग होते हैं उनका विकास होता है, यानी सबसे पहले सिर का विकास होता है और सबसे लास्ट में पैर का विकास होता है इसमें, यानी सिर से पैर की ओर विकास का जो सिद्धांत है उसे ही हम सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है। यानी जब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हम करते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में सबसे अधिक होता है, यानी कौन सी ऐसी स्टेज है जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के मामले में सेंसिटिव है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट की सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी है। ए है प्रसवपूर्व अवधि यानी प्रीनेटल स्टेज, बी है मध्य बचपन की अवस्था यानी मिडिल चाइल्डहुड स्टेज, सी है वयस्क अवस्था यानी एडल्टहुड, और डी है बचपन का प्रारंभिक काल यानी अर्ली चाइल्डहुड। तो इसका जो भाषा विकास और सामाजिक विकास दोनों की जो संवेदनशील अवस्था होती है वो होती है बचपन का प्रारंभिक काल यानी अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो भाषा विकास का सबसे संवेदनशील अवधि होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बचपन का प्रारंभिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 वर्षीय लड़की असाधारण खेल क्षमता दिखाती है, यानी 6 साल की एक लड़की है जो कि असाधारण खेल क्षमता दिखाती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं और उसे रोज़ कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत पर उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। उसकी क्षमताओं के बीच बातचीत का परिणाम होने की सबसे अधिक संभावना किस चीज़ की है, यानी उसके जो क्षमताएं हैं वो सबसे अधिक किस चीज़ से प्रभावित हो सकती हैं। ए है आनुवंशिकता और पर्यावरण, बी है वृद्धि और विकास, सी है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, डी है अनुशासन और पोषण। यानी एक 6 साल की बच्ची है जिसमें खेल की असाधारण क्षमता है और जो उसके माता पिता हैं वो खिलाड़ी हैं और वो बच्ची को कोचिंग भी दिलाते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो ये इसमें जो इस बच्ची की जो क्षमता है वो किससे अधिक प्रभावित हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। यानी बच्ची की जो असाधारण खेल क्षमता है वो आनुवंशिकता से भी प्रभावित है क्योंकि उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, और यह पर्यावरण से भी प्रभावित है क्योंकि वो अपनी इस क्षमता के विकास के लिए कोचिंग भी लेती है और उसे प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इस प्रकार इस पर जो परिणाम है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का द्वितीयक एजेंट है, यानी सेकेंडरी एजेंट है समाजीकरण का। ए है परिवार और पड़ोस, बी है स्कूल और पड़ोस, सी है स्कूल और तत्काल परिवार के सदस्य, डी है परिवार और रिश्तेदार। यानी कौन कौन से वो एजेंट हैं जो कि परिवार समाजीकरण के द्वितीयक एजेंट है। जो समाजीकरण होता है उसके दो तरीके के एजेंट होते हैं, एक प्राइमरी एजेंट होते हैं, दूसरे सेकेंडरी एजेंट होते हैं। यानी एक प्राथमिक एजेंट होते हैं, एक द्वितीयक एजेंट होते हैं। तो जो प्राथमिक एजेंट होते हैं उसमें फर्स्ट तो फैमिली होती है या फिर तत्काल परिवार के सदस्य होते हैं, और इसमें कभी कभी पास पड़ोस को भी प्राइमरी एजेंट में शामिल किया जाता है और कभी कभी सेकेंडरी स्टेज में भी शामिल कर दिया जाता है। तो मेनली जो प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का वो फैमिली है। यदि ऑप्शन में फैमिली है तो वो ऑप्शन सेकेंडरी एजेंट का नहीं हो सकता, यानी सेकेंडरी एजेंट का नहीं हो सकता, वो प्राइमरी एजेंट ही होगा। और यदि ऑप्शन में स्कूल है तो वो सेकेंडरी एजेंट है। जो स्कूल होते हैं और अन्य बच्चे का पीयर ग्रुप है
उसके फ्रेंड्स हैं, ये सभी उसके सेकेंडरी एजेंट में आते हैं। यानी जो रिलेटिव्स हैं वो भी सेकेंडरी एजेंट में ही आते हैं, द्वितीयक एजेंट में आते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से समाजीकरण की द्वितीयक एजेंट हैं, तो इसमें जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल और पड़ोस। जो स्कूल है ये सेकेंडरी स्टेज है और पड़ोस भी सेकेंडरी स्टेज है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो फैमिली होती है वो प्राइमरी एजेंट होती है और जो स्कूल होता है वो सेकेंडरी एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण कौन सा है? यानी वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे प्रमुख कारण किसे मानते हैं? ए संतुलन, बी सामाजिक संपर्क, सी है मानसिक स्कीमाओं का समायोजन, डी है प्रोत्साहन प्रतिक्रिया बांधना। यानी प्रोत्साहन प्रतिक्रिया या फिर मानसिक जो स्कीमा है उनके समायोजन को, या फिर सोशल इंट्रैक्शन को, या फिर संतुलन को। तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो अपने संज्ञानात्मक विकास को में सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंस है वो भाषा को भी देते हैं और समाज और संस्कृति दोनों को ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। संज्ञानात्मक विकास का जो प्रथम कारण है वो वाइगोत्स्की सामाजिक संपर्क को मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत बच्चे की विशिष्ट प्रतिक्रिया दी जाती है? यानी एक प्रतिक्रिया है तो ये किस चरण के बच्चे की ओर इंगित करती है? इसमें कहा गया है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। यानी एक कथन कहा जा रहा है बच्चे को कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। ये कथन कोहलबर्ग के नैतिक चरण की किस अवस्था को व्यक्त करती है? तो कोहलबर्ग ने जो अपनी नैतिक तर्क के जो चरण दिए हैं, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं, यानी 6 अवस्थाएं हैं और 3 स्तर हैं। यानी जो लेवल है वो 3 हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसमें हर एक लेवल के 2 पार्ट होते हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया है वो किससे संबंधित है इसमें पूछा गया है। इस सज़ा आज्ञा पालन से, तो बिल्कुल भी नहीं, ये सज़ा आज्ञा पालन से संबंधित नहीं है। सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास से, इससे भी रिलेटेड नहीं है। और क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि ये समाज के बनाए गए रूल हैं कि आपको ईमानदार होना चाहिए। इसमें ये बोला जा रहा है कि यदि आप ईमानदार रहेंगे तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। सी है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, डी है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। यानी अच्छा लड़का जो ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग ये वाक्य कहा, यानी ये प्रतिक्रिया दी गई है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। ये जो कोहलबर्ग की जो 6 अवस्थाएं हैं नैतिक विकास के 6 अवस्थाएं, उसकी तीसरी अवस्था होती है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। तो उस अवस्था की ओर ये प्रतिक्रिया दी गई है, यानी उस अवस्था को ये प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। इसका सही आंसर होगा गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे से रिलेटेड है। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? यानी सीखने के लिए क्या आवश्यक है? सीखने वाले द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज करना, बी है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, डी है आसन्न न्याय में विश्वास, और सी है आसन्न न्याय में विश्वास, डी है शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। तो पियाजे कॉन्स्ट्रक्टिव जो नॉलेज होते हैं, यानी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने पर बिलीव करते हैं। यानी बच्चे
इन्होंने बच्चों को एक लिटिल साइंटिस्ट बोला था कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो स्वयं ज्ञान का सृजन करते हैं। तो इस प्रकार पियाजे के अनुसार सीखने के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक है वो है सीखने वाले द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने वाले द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार जो स्कीमा इमारत मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करना, यानी जो स्कीमा पहले से बनी होती है उसको नई योजनाओं में फिट करने के लिए, नई जानकारी को जो है संशोधित करने के लिए, और पुरानी योजनाओं को नई जानकारी के अनुसार संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होती है। इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? ये पियाजे के अनुसार जो स्कीमा होता है, जब हम किसी नई चीज़ को ग्रहण करते हैं तो उसे हम उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पुरानी चीज़ों में संशोधित करते हैं और उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है कि नई चीज़ों को ग्रहण करना, उसके अकॉर्डिंग पुरानी चीज़ों में संशोधित करना, ये प्रक्रिया किसको व्यक्त करती है? ए है आवास और अनुकूलन, बी है आत्मसात और अनुकूलन, डी है संतुलन और संशोधन, सी है संतुलन और संशोधन, डी है आत्मसात और आवास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसात और अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा सेटअप में शिक्षक सीखने की सुविधा देता है, ऐसा वातावरण प्रदान करना। खोज को बढ़ावा देता है, प्रतिबंधात्मक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा सेटअप में शिक्षक द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करना, यानी सीखने के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करना, ये खोज को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खोज को बढ़ावा देता है।